गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं मुग़ल कालीन बिहार से। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुग़ल शासक था। तो सबसे पहले अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो ये दिया गया था 1580 में। किस मुग़ल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो ये सबसे पहले किया था बाबर ने। उस समय जाहिर था कि बिहार मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। किस मुग़ल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो ये की थी हुमायूं ने। पटना की विजय में किस मुग़ल शासक ने भाग लिया था? तो ये लिया था अकबर ने। पटना की विजय में भाग लिया था और मुग़ल साम्राज्य का इसको हिस्सा बनाया था। किस मुग़ल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो ये शरण ली थी शाहजहाँ ने। बिहार में उसने शरण ली थी अपने विद्रोह के समय में। चलिए आगे देखते हैं। मुग़ल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? सरकार यानी प्रमंडल। तो वो 7 प्रमंडल थी उस समय में मुग़ल काल में। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? देखिए सबसे प्रसिद्ध तो वही था, राजा मान सिंह। किस मुग़ल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था राजा मान सिंह ने। किस मुग़ल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो देखिए अकबर के समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे बिहार में। जाहिर सी बात है, पहली बार मिलाया था तो विद्रोह की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी। बिहार में मुग़ल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है? तो ये है हाजीपुर की जामा मस्जिद। ये सबसे पुरानी है मुग़ल काल में देखा जाए तो। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो ये हुआ था 1 करोड़। 1 करोड़ उस समय खर्च कर दिया था पटना नगर को बसाने में, जिसका नाम अजीमाबाद रखा था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था तो 1702 से 1712 तक रहा था राजकुमार अजीम। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी प्रमंडलों की संख्या थी तो ये कितनी हो गई? 1 प्रमंडल बढ़ा दिया था उसने, 8 कर दिया था। किस मुग़ल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के समय में। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो देखिए गुरु नानक का तो रहा ही है, पहली बार आए थे। गुरु अर्जुन देव सिंह का भी था, गुरु तेग बहादुर का भी था और गुरु गोविंद सिंह का भी था। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। गुरु नानक का भी बिहार से अच्छा संबंध था, है ना। और 1 मिनट, है ना, गुरु अर्जुन देव बिहार नहीं आए थे कभी भी, अर्जुन देव नहीं आए थे। लेकिन गुरु तेग बहादुर यहीं पे और गुरु गोविंद सिंह तो यहाँ इनका जन्म ही हुआ था। तो चलिए ये रहा गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो ये रहा उत्तर। आगे देखते हैं। किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था फर्रुखसियर के समय में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुग़ल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये आया था जहांगीर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये आया था अकबर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ अकबर के समय में बिहार में आया था। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया था अकबर ने, उसी के सबसे नज़दीकी थे। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, अकबर ने इनको नियुक्त किया था। मुग़ल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था राजकुमार परवेज को। 1621 में किसको नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को किया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था तो ये दिया था राजकुमार अजीम ने, नाम से ही है पता है। वह प्रथम मुग़ल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो ये था फर्रुखसियर। कंपनी वालों ने इसका किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये गलत जगह मैंने इसको टिक लगा दिया, है ना।
वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो ये था फर्रुखसियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो ये फर्रुखसियर का हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो बहादुर शाह वन के समय में जो है ना, ऐसा हुआ कि बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया बिहार के ऊपर में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, तो इसका नाम था मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर जो बना था उसका नाम था मिर्जा अजीज कोकलतास, तो वो बना था बिहार का गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है, तो देखिए सुजात खां भी था, सईद खां भी था, मुकर्रब खां भी था। मुगल कालीन बिहार में गवर्नर था तो पहले सुजात खां भी रहा है, सईद खां भी रहा है, मुकर्रब खां भी रहा है। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो देखिए इसका जो है संरक्षण जो हुआ था फर्रुखसियर का भी हुआ था, ठीक है ना, फर्रुखसियर का हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो दे नहीं रहा है ना। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो उत्तर के अनुसार से शाह आलम दो लिखा हुआ है, शाह आलम दो का हुआ है। और बिहार अच्छा अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ शाह आलम दो का, और बिहार में हुआ फर्रुखसियर का, लेकिन उसमें भी अंग्रेजों की भूमिका थी। चलिए इसको हम लोग फिर अच्छे से इसको देख लेंगे, हल्का सा डिस्कशन कर लेंगे इसका। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था, तो एशिया से भी होता था, अफ्रीका से, यूरोप से, सब जगह से होता था। एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी, यूरोप से भी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है वो मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा नमूना है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, तो ये बनाया था इब्राहिम खां काकर ने। इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। शासनकाल किसका था? जहांगीर का। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है, तो देखिए ए बी दोनों सही है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ये भी सही है। इसका निर्माण 1617 में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था, तो महेश ठाकुर से प्रभावित होकर उसको मिथिला का राज्य दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, तो वो था शाइस्ता खां। शाहजहां के काल में शाइस्ता खां था बिहार का सूबेदार। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? 1576 ईस्वी में, ठीक है ना। और प्रांत बन गया था उसका 1580 ईस्वी में। 1576 में मिला लिया था और 1580 में उसका एक पार्ट बन गया था। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था, तो ये मान लिया गया था 1733 ईस्वी में। अब देखिए आधुनिक बिहार से संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी, तो वो था 1734 से 1740 तक। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया, तो ये किया 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की, तो ये किया था मीर कासिम ने, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। 1748 में किस उपनवाब की हत्या हुई, तो हैबत जंग की हत्या हो गई थी, ठीक है ना। हैबत जंग की हत्या हुई थी 1748 में, बिहार का उपनवाब था वो। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो ये पराजित किया था अफगानों को।
निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो ये था राजा राम नारायण, प्रथम नायब नाजिम था। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक शुजाउद्दीन को दे दी थी। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान कर दी थी। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था पटना के युद्ध में। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को पटना के युद्ध में पराजित कर दिया था। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था फतुहा के समीप, मराठों को पराजित कर दिया था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या हो गई थी। 1748 में उसका वध कर दिया गया था। बिहार में यूरोपीय कंपनी, यहाँ से प्रश्नों को देख लेते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? तो फ्रांसीसियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की। अंग्रेजी, डच, डेन सब ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, फ्रांसीसी पटना नहीं आए थे। बिहार से यूरोपीय कंपनियों तथा व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। तो ये करती थी अनाज, सोडा, वस्त्र सब। यूरोपीय कंपनियां अनाज भी, सोडा भी और वस्त्र तीनों ही प्राप्त करती थी बिहार से। अनाज तो पूरे बिहार में बहुत होता है। सोडा वो मिट्टी से एक नोनिया जाति के लोग उसको इकट्ठा करके देते थे, और वस्त्र जो है उसके लिए भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध था। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो ये थी अनाज, सोडा, अफीम। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी तो अनाज, सोडा और अफीम, ये तीनों थी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? देखिए, ये चर्चा की है जॉन मार्शल ने। भीषण अकाल की चर्चा की है जॉन मार्शल ने। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये आया था शाहजहां के समय में। पीटर मुंडी आया था शाहजहां के समय में। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो क्या थी मुख्यतः? भंडारण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। यही तीन था। भंडारण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। कोई उत्पादन केंद्र नहीं था। अनाज का भंडारण करते थे, सोडा वगैरह का। व्यापारिक केंद्र थे, लेकिन प्रशासनिक केंद्र भी था। उत्पादन केंद्र, किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता था यहाँ। उत्पादन तो वो लोग इंग्लैंड में करते थे ना, और वहाँ से चीज़ों को यहाँ बेचते थे। अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो शाहजहां के समय में स्थापित की। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे भाई। 1498 में ही भारत में आ गए थे। अंग्रेज़ों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये किया गया था आलमगंज, पटना में। इन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अंग्रेज़ों की फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो ये बना था 1664 में, 1664 ईस्वी में बना था। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1632 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में स्थापित की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो ये बताया है तैवर्निये ने। ये एक फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो ये बताया मैनरिक ने कि 2 लाख आबादी थी। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये थे अंग्रेज फैक्ट्री थी ये। अंग्रेज और बिहार को लेते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। तो ये बना मीरन। बिहार का उपनवाब कौन बना? तो ये बन गया मीरन। 1757 के प्लासी के युद्ध के उपरांत।
बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मीर कासिम ने। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, तो ये था राल्फ फिंच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, तो ये किया था अली गौहर ने। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये डाला था 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, तो शाह आलम ने उसको दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, तो ये किया शाह आलम II ने। अंग्रेज़ों को यह अधिकार 1765 में मिला। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? देखिए, उसके कितने कारण थे। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, मेन कारण तो यही था, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहता था वो। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ, तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया, तो ये बनाया गया 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए किया गया था। गोलघर का निर्माण किया गया था अनाज भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने करवाया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, सही बात है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, तो ये सब सही है, ठीक है ना, ये सारे चीज़ सही हैं। इसलिए आज कई पुराने निर्णयों में जो है चीज़ें अलग दिखती है। जैसे सारण था, तो सारण को 2 हिस्से में बांट दिया, एक सारण एक चंपारण में बांट दिया, चंपारण भी 2 हिस्से में बटा, और तिरहुत का जो क्षेत्र था मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में बट गया। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में सोडे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजियों को किसने प्रदान किया था? तो ये किया था मीर जाफ़र ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफ़र एवं अंग्रेज़ों का विरोध आरंभ किया, तो ये किया राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, सब ने मिल के किया इसको। राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी उसने मुंगेर में। आज भी देखिएगा तो वहीं ज़्यादा बंदूकें बनती है। बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाई थी। अंग्रेज उसमें जो है ना, उसने एकदम सैनिक कुशलता से उसको जीत गए थे। बक्सर के युद्ध में किसने विजय प्राप्त हुई? किसे विजय प्राप्त हुई थी बक्सर के युद्ध में? तो हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हो गई थी। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था, तो भाग लिया था इकबाल अली खां एवं नारायण सिंह, दोनों ने, इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने भाग लिया था। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था।
हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो ये किया था एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को बनाया था नायब दीवान। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो ये किया था नवाब मीर कासिम ने, अधिकार कर लिया था। परेशान हो गए थे अंग्रेजों से सब लोग। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो टोटल 26 लाख रुपए में दी थी। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुनीरुद्दौला का ये था, नवाब मुनीरुद्दौला इसका महत्वपूर्ण स्थान था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष एकदम शुरू कर देते हैं, क्या लेट करना। और जो कि पढ़ ही रहे हैं और ये रिवीजन सीरीज है तो कोई ब्रेक लेने का मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे, तो ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में ये स्थापना की गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था, तो ये थे हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो देखिए सिर्फ मुंगेर जो है ना वो सिर्फ जो है अप्रभावित रहा था, बाकी सभी जगहों में जो विद्रोह की चिंगारी उठी थी, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सभी में। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ऐसा लगा तिरहुत के लोगों को। तिरहुत भाई दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिलके, थाना मुजफ्फरपुर और दरभंगा को मिलके, तो उनको लगा कि जैसे सरकार ख़त्म हो गई है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये था जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था आजमगढ़ से, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह का किस वर्ष संयंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845-46 में। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये थे पीर अली। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। उनके घर को तोड़ दिया गया था। गुरहट्टा निवासी थे पीर अली। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो देखिए रीवा के राजा ने। लेकिन बाद में जनता ने विद्रोह किया और कुंवर सिंह का स्वागत किया तो वो अपने परिवार के साथ भाग गए रीवा के राजा। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ये किया था ली ग्रैंड के साथ। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया? तो ये किया था अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था? तो ये दिया था कानपुर की लड़ाई में। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले का अधिकार स्थापित किया? तो ये किया था आजमगढ़ पे अधिकार किया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा अंग्रेज कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया।
बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो ये दी थी, हथुआ राजा ने भी दिया था, पंडौल ने भी दिया था, बेतिया ने भी दिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो ये था विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई। इसके पश्चात किसकी? इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था 3 जुलाई 1857 को। मैं नगरों को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है विंसेंट आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों को सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है? तो सही क्रम है, देखिए, शाहाबाद, पटना और बिहार। पहले शाहाबाद से हटा, फिर पटना से, फिर बिहार से। बिहार शरीफ को बोलते हैं, है ना, बिहार शरीफ। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो ये किया था अमर सिंह ने। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। अमर सिंह जो था कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये किया था 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये बुलाया था टेलर ने। कुंवर सिंह इस निमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो आरा पर अधिकार किया और अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। प्रयास सफल नहीं रहा था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये किया था महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1860 को। इनकी मृत्यु गोरखपुर जेल अस्पताल में पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो ये किया था बिहार में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये हुआ 26 अप्रैल 1858 को। देहांत हुआ 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था जगदीशपुर के राजा ने। 1857 के विद्रोह में ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से प्रस्तुत कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो विद्रोह हुआ था पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर जगदीशपुर में। पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, ये इसका सही क्रम है। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये था हैदर अली खान। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी।
बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। पुस्तक विक्रेता थे, गुरहट्टा निवासी। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई, तो ये हुई थी 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में, सबसे व्यापक था पटना में। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को। पटना के विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो देखिए, मौलवी अहमदुल्लाह को कैद किया था, वाइजुल हक को और मोहम्मद हुसैन को। मौलवी अहमदुल्लाह को, वाइजुल हक को और मोहम्मद हुसैन, तीनों को उसने कैद कर लिया था। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, तो यह जिले थे सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। सभी जिलों में लागू कर दिया था उन्होंने सैनिक शासन। अन्य विद्रोह को देखें। अन्य विद्रोह और आंदोलन। अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, तो ये थी 1855 से 57 तक। संथाल विद्रोह के नेता थे, देखिए इसके नेता सभी थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाई थे, चारों इसके नेता थे। कोल विद्रोह की अवधि थी, तो ये थी 1881 से 82। 1881 से 82 कोल विद्रोह की अवधि थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था 1895 में। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे उन्होंने अपने घोषणा कर दी थी। 1866-67 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यह है चंपारण, ठीक है, नील खेतिहर चंपारण विद्रोह हुआ था। मुंगेर की बढ़िया ताल विरोध का कारण था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, तो है बख्श आंदोलन। ये है बख्श आंदोलन। 1936 में बिहार में जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह था बख्श आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1777-1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो देखिए सभी जिला प्रभावित हुए थे, सारण, वैशाली, पूर्णिया, तो ये सभी जिले प्रभावित थे। अब देखते हैं वहाबी आंदोलन को। तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये है वहाबी आंदोलन, महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये सैयद अहमद शहीद ने वहाबी आंदोलन शुरू किया। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये सब उसके थे। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की वापसी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो मुख्य केंद्र इसका पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ये पटना आए थे 1821 में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो पटना केंद्र था वहाबी विद्रोह का। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, तो ये थे विलायत अली एवं इनायत अली। बिहार के वहाबी आंदोलन में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो देखिए ये मिली थी अहमदुल्लाह को, ठीक है ना, अहमदुल्लाह को मिली थी ये सज़ा। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्लाह को मृत्युदंड की सज़ा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन कालापानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे, तो ये थे अहमदुल्लाह।
विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में। विलायत अली एवं इनायत अली क्या थे? तो दोनों भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता हुए, तो ये नेता हुए इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, तो ये थे विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों के वकील थे, तो ये थे प्लाइडेन। इन मुकदमों में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा हुई, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया था। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, तो ये 1870-71 इस तक ये समाप्त हो गई। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया? तो ये करवाया था लॉर्ड रिपन ने। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था, तो ये आयुक्त था विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये देखिए, ये माना था इन्होंने आध्यात्मिक सैयद अहमद बरेलवी को उन्होंने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्रों में अपनी राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था सिताना में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो देखिए, उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था, ये सही है। उन्हें 1821 में पटना की यात्रा की, ये भी सही है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये भी सही है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी, ये भी सही है। ये चारों पॉइंट जो है वो सही है। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1858 में इनायत अली की मृत्यु हुई थी। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने कांग्रेस से अंग्रेज़ों से संघर्ष का नेतृत्व किया? तो ये किया था मकसूद अली ने। वहाबियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया, तो देखिए 1852 के युद्ध में किया, 1858 के युद्ध में किया, 1863 के युद्ध में किया। तीनों युद्ध में इसको पराजित किया अंग्रेज़ों ने। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो देखिए, अब्दुल रहीम को भी हुई, याहिया अली को भी हुई, अहमदुल्लाह को भी हुई, सभी को हुई। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, तो ये कहलाता था काफिला। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये था फ्राइजी आंदोलन। अब देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो ये हुई थी दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1906 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1901 को। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्रीमती अघोड़ कामिनी देवी ने। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था इसके ऊपर में। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1891 में। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोड़ कामिनी देवी ने की थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण थे, तो मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण को हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, ये भी एक कारण था।
ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ये भी एक कारण था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, ये भी कारण था। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी एक कारण था। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था उन्होंने 1887 में। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराजा दरभंगा ने किया था। भाई इसमें बहुत पैराडॉक्स है, बहुत विरोधाभास है। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे, तो ये संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र संगठन का गठन किया, बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये थे सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंदन सिन्हा ने, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो ये संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंदन सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, तो ये कब रखा गया था? 1906 में रखा गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, तो ये थे गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने की थी। किसने सभापतित्व की थी? सरफुद्दीन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। यह जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर पटना में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी R.N. मधोलकर ने। श्री मजहूर हक एवं इसके स्वागत कारणीय समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंदन सिन्हा जो थे वो सचिव थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो ये दोनों बिहारी नेता जो थे ना, वो थे मजरूल हक एवं सच्चिदानंदन सिन्हा। मजरूल हक एवं सच्चिदानंदन सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 ईस्वी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो यह है पटना विश्वविद्यालय। सबसे पहले यही स्थापित हुआ। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध 1962 में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में तथा कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित हुआ था। बिहार में कब होम रूल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की
एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे तो ये थे मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी तो ये आई थी 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 को। 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये भाग लिया था बांकीपुर पटना में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव था राय पूरन चंद्र का। राय पूरन चंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके दो पुत्र बलदेव प्रसाद तथा राय एवं दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो देखिए चंपारण में नहीं हुआ था उसका प्रचार। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की तो जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो 1912 में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष 1917 में हुए ये। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो ये नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्रदान हुआ? तो ये प्रदान हुआ 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था ना। देखिए यहाँ भी है तो 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की थी? तो ये की थी जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे तो ये थे फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। चलिए हम लोग बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से फिर शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक रेगुलर पढ़ते रहिए। हम लोग इसको स्टडी करते रहेंगे। ये रिवीजन सीरीज है, यहाँ से प्रश्न आपके बिहार स्पेशल से नहीं छूटेंगे। तो ये जितने सीरीज हैं सबको कर लीजिए। तभी चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।